नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से बात दृष्टिवादी शख्सियत की। दृष्टिवादी शख्सियत में चर्चा करना चाहूंगा एक ऐसे दृष्टिबाधित वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर जिसके आविष्कार ने अमेरिका जैसे देश की दो दो बार संकट के समय मदद की, उस देश को संकट से उभारने में मदद की। जिस समय अमेरिका में हजारों लोगों की जिंदगी रोड एक्सीडेंट में जा रही थी, उस समय न केवल जागरूकता अभियान चलाकर अपितु उसके आविष्कार ने लाखों लोगों की जान बचाई और आज भी उसका आविष्कार हर देश में प्रासंगिक बना हुआ है। एक बहुत बड़ी भूमिका चौपहिया वाहन यानी फोर व्हीलर्स, जो ठीक ठाक बजट वाली गाड़ी हैं, उनमें देखने को मिलता है। उसमें एक बड़ी भूमिका उसका आविष्कार निभा रहा है। इसके अतिरिक्त ये दुनिया के पहले दृष्टिबाधित वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने पेटेंट 1950 में अपने नाम करवाया। हालांकि कई दृष्टिबाधित, कई ब्लाइंड वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम पेटेंट नहीं कराया या उस समय पेटेंट की जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन दो वैज्ञानिक जो कि दृष्टिबाधित है और उनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है, जिन्होंने आविष्कार किए और पेटेंट अपने नाम कराया, उनमें एक है रॉल्फ और टीटर, जिन्होंने 1950 में एक आविष्कार करके पेटेंट अपना नाम करवाया। दूसरे हैं चिको असाकावा, ये दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने 20 आविष्कार अब तक किए हैं और पेटेंट भी अपने नाम करवाए। इन दोनों ही वैज्ञानिकों को हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कौन है ये ब्लाइंड वैज्ञानिक जिन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया। और उस समय बताया जाता है कि अमेरिका ने अपने वैज्ञानिक और इंजीनियर ने इस समस्या के लिए लगा दिया था कि कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे गाड़ियों के टायरों की घिसाई होने से बचाया जा सके, जो अत्यधिक ईंधन की खपत हो रही है इससे भी बचाया जा सके। ऐसे में सारे वैज्ञानिक लगने के बाद भी समय पर कोई आविष्कार, कोई करिश्मा नहीं कर पाए और उसी समय एक दृष्टिबाधित वैज्ञानिक ने अपनी देशभक्ति दिखाई और उसने वो आविष्कार किया जो आज भी लाखों लोगों की जान बचा रहा है। रॉल्फ टीटर का जन्म 1890 में उत्तरी अमेरिका के हैक्सटाउन, इंडियाना में हुआ। परिवार एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और सारा परिवार संयुक्त रूप से एक ही घर में रहता था, जो कि साइकिल बनाने से लेकर ऑटोमोबाइल इंजन बनाने तक का कार्य करता था। यानी व्यवसायिक दृष्टि से परिवार की स्थिति अच्छी थी। राल्फ जब 5 साल के थे तो वो चाकू से खेल रहे थे और चाकू खेलते समय उनकी आंख में लगता है। एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। 1 साल के अंदर अंदर दूसरी आंख भी संक्रमित होती है, यानी एक आंख से दूसरी आंख में संक्रमण फैलता है और दूसरी आंख की रोशनी भी 1 साल के अंदर चली जाती है। कह सकते हैं कि लुई ब्रेल साहब के साथ जो घटित हुआ, जो घटना घटी, सेम स्थिति इनके साथ भी बनी। एक आंख से दूसरी आंख में जो संक्रमण फैलता है, उस संक्रमण को सिंपैथिक ऑप्थेल्मिया कहते हैं, जो कि एक आंख से दूसरी आंख में फैलता है और उस आंख को प्रभावित करता है, आंख की रोशनी चली जाती है। मार्जोरी टीटर मेयर, जो कि इनकी बेटी, उन्होंने 1995 में इन पर जीवनी लिखी। वो बताती हैं कि आरंभ में उनके दादा यानी उनके पिता काफी निराश हुए, लेकिन परिवार का सपोर्ट मिला, परिवार ने सपोर्ट किया और उनको
हिम्मत दिलाई। उसके बाद में राल्फ टीटर को मोबिलिटी सिखाई। सबसे पहले वो घर और उसके आसपास के एरिया को कदमों से मापते, उसके बाद वो घर से बाहर निकले, हेक्स टाउन की सड़कों पर भी घूमते थे। एक और विशेषता का उल्लेख उनकी बेटी ने किया है कि राल्फ टीटर की विशेषता थी कि वो घोड़ों को उनकी गंध से दूर से ही पहचान जाते थे, इसलिए उनसे टकराने का कोई खतरा नहीं था। साथ ही उस समय जो गाड़ियां चलती थी उनके इंजन तेज आवाज करते थे, इसलिए उनसे भी खतरा बहुत ज्यादा नहीं था। इसके बाद में उन्होंने 12वीं क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में वो कॉलेज के लिए प्रयास करने लगे। हालांकि 1920 के बाद में अमेरिका में ब्लाइंड के लिए एजुकेशन की स्थिति जो है सुधरने लगी थी। बहुत मुश्किल कॉलेज या स्कूल एडमिशन के लिए नहीं होता था, लेकिन उनके लिए मुश्किल इसलिए था कि वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते थे कॉलेज में, जो कि उनको नहीं मिल रहा था। हालांकि भारत में तो आज भी आसान नहीं है, केवल हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, संगीत आदि ले सकते हैं, आर्ट से बाहर नहीं निकल पाते वैज्ञान हमारे यहाँ ब्लाइंड। और उसके कई कारण है, संसाधनों की कमी, एडमिशन नहीं मिलना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, बहुत सारी समस्या हैं। और ये हमारे यहाँ जो ब्लाइंड है उनको आगे नहीं बढ़ने देती है इस तरह की स्थिति। और अब पता नहीं कितने साल यहाँ लगेंगे। खैर, वो प्रयास करते रहे। इसके अतिरिक्त एक रासायनिक शास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर, जो कि इंजीनियर भी थे, उन्होंने राल्फ टीटर की आदत, उनके जो साइकोलॉजी थी उस पर शोध कार्य किया और उन्होंने किताब भी लिखी है। प्रोफेसर बिल हेमेट ने भी राल्फ टीटर का जिक्र अपनी लेखनी में किया है। वो बताते हैं कि राल्फ टीटर अधिक से अधिक जो एजुकेशन संबंधी चीजें थी उनको याद रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि साधनों की कमी थी और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। बहुत कुछ वो याद रखने में सफल होते थे। उन्होंने आगे बताया कि राल्फ टीटर के एक चचेरे भाई, वो भी अर्थशास्त्र में एमए कर रहे थे कॉलेज से, जिनका नाम था नेवाडियर डॉल्फ। ये इनके चचेरे भाई का नाम है। वो भी पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है अमेरिका में, उसके जो विश्वविद्यालय है उसमें ये अर्थशास्त्र में इनके राल्फ टीटर के चचेरे भाई अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने ही सबसे पहले जो विश्वविद्यालय के विभागीय जो जो डीन थे उनको समझाया, उनको मनाने में कह सकते हैं कि सफल हुए। और उसके बाद में राल्फ टीटर को कॉलेज में एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए मिलता है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वो वापस घर लौटे और फिर घर लौटने के बाद में वो अपने जो परिवार का व्यवसाय था उससे जुड़े, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करके आ गए थे और इंजीनियरिंग में उनकी रुचि भी थी। बाद में अमेरिका की सेना के युद्ध पोतों पर भाप टरबाइनों को गतिशील रूप से संतुलित करने के लिए सफल प्रक्रिया की आवश्यकता हुई और उस समय राल्फ टीटर के पिता और 3 चाचा पिस्टल रिंग कंपनी में इंजन बनाने में दक्ष हो चुके थे, काफी लोकप्रिय हो चुके थे। उनके इंजन हवाई जहाज से लेके जो शिप थे, पानी के जो जहाज थे, उनमें भी काम में लिए जाने लगे। न केवल अमेरिका में, दूसरे देशों में भी उनकी काफी चर्चा थी, काफी लोकप्रिय हुए और बहुत ही पावरफुल इंजन पिस्टन रिंग को माना जाने लगा। बाद में राल्फ टीटर भी
पिस्टन रिंग कंपनी के प्रमुख इंजीनियर बने और वो इसके अध्यक्ष भी बाद में बनाए गए थे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी को संभाला, काम करने लगे। बाद में एक और घटना जिसका जिक्र किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका तटस्थ था, लेकिन 1942 में जापान के अटैक के बाद में वो युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से कूद गया, यानी वो शामिल हो गया। शामिल होने के कुछ समय बाद में अमेरिका के सामने दो बड़ी समस्याएं आने लगी। एक तो अत्यधिक ईंधन की खपत होने लगी, जिससे ईंधन की कमी हो गई, चाहे गैस हो चाहे डीजल हो, इसकी काफी कमी आने लगी। दूसरा, गाड़ी लगातार काम कर रही थी सेना के लिए, उनके टायरों की घिसाई, बहुत जल्दी टायर काम में आने लगे। तो ये दो बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने थी और इससे निपटने के लिए अमेरिका ने आदेश भी कर दिया था कि जो वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वो इस पर काम करे, इसका समाधान निकाले। लेकिन आदेश जारी होने के तुरंत बाद कोई समाधान तो निकल नहीं सकता, इसमें समय लगता है। लेकिन दूसरी एक और बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने थी। जो गाड़ी थी, उनकी वजह से आए दिन सैकड़ों की संख्या में एक्सीडेंट हो रहे थे, खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे उनमें। राल्फ टीटर ने इसके अतिरिक्त जो चुनौती टायर वाली थी अमेरिका के सामने, उसके लिए उसने समाधान निकाला कुछ समय के लिए कि राष्ट्रव्यापी 35 किलोमीटर प्रति घंटा मील के हिसाब से गाड़ी चलाने के निर्देश जारी किए कि भाई एक गाड़ी को 35 मील तक ही चलाया जाए, इससे ज्यादा नहीं, ताकि जो टायर है वो बहुत ज्यादा घिसे नहीं और नुकसान नहीं हो, टायर जो फटने की समस्या वो ना हो। ये आदेश अमेरिका के द्वारा किए गए। इसके अतिरिक्त राल्फ टीटर ने भी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव की तरफ से एक जागरूकता अभियान भी चलाया रोड एक्सीडेंट को लेकर। वो जगह जगह पर जाते थे और वहां पर मोटिवेशनल स्पीच देते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि गाड़ी को किस तरह से चलाना चाहिए, किन सावधानियों, कौन सी सावधानी है जिनको रखना चाहिए। तो इस काम में भी राल्फ टीटर लग गए थे कि जब तक कोई समाधान इसके लिए निकले। लगातार इसके लिए जहां भी आवश्यक होते वो जाते और वहां पर भाषण देते, लोगों को जागरूक करते। लेकिन मौत के आंकड़े, लोग जागरूक हुए लेकिन उतने कम मौत के आंकड़े नहीं हुए जितनी अपेक्षा अमेरिका को या राल्फ टीटर को थी। इसके अतिरिक्त एक और घटना जिसने राल्फ टीटर को आविष्कार करने के लिए मजबूर किया, वो घटना थी कि एक बार अपने कार्यालय वकील के साथ यात्रा कर रहे थे कार में बैठकर, और वकील इनके ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। राल्फ टीटर बगल वाली सीट पर बैठे थे। जब राल्फ टीटर कुछ बातचीत करते वकील से तो वो गाड़ी बिल्कुल स्लो कर लेते थे एकदम, और जैसे बातचीत खत्म होती तो वो इसकी स्पीड बढ़ा देते थे। इससे काफी चिढ़ होने लगी राल्फ टीटर को, और उन्होंने जानना चाहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी गाड़ी को तेज कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि ये बड़ी समस्या है, अगर मैं गाड़ी को एक स्पीड में चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकती है गाड़ी। उसके बाद से ही राल्फ टीटर इसके समाधान के लिए लग गए। 1945 में उन्होंने स्पीडो स्टेट नाम का एक उपकरण की आविष्कार किया, एक डिवाइस तैयार की गाड़ी के लिए, जिससे गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित किया जा सके। इस आविष्कार के बाद में काफी राहत अमेरिका ने महसूस की, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं था। 1950 में इसका पेटेंट भी हो गया था। हालांकि 1949 में इसमें लॉक संबंधित सुधार भी किए थे स्पीडो स्टेट में। बाद में इसका पेटेंट भी मिला राल्फ टीटर को, जिसके वकील जो उनके थे हैरी लिंक्स इसके अटॉर्नी बने थे इस पेटेंट के, और पेटेंट नंबर भी इसका जिक्र हुआ है 25198
59, ये इनका पेटेंट नंबर है, जो 1950 में इनको मिला था इस आविष्कार के लिए। 1949 में इन्होंने कुछ सुधार किए और उससे भी काफी राहत मिली, लेकिन काम बंद नहीं किया। फिर आता है 1958। 1958 में पूरी तरह से उन्होंने एक कह सकते हैं कि काफी सुधार के साथ में स्पीडो को एक नया लग्जरी मॉडल दे दिया था। वो पहली बार कार में इस्तेमाल किया जाने लगा। उस समय एक बहुत लोकप्रिय कार थी अमेरिका में, क्रिसलर एम्पियर। तो क्रिसलर एम्पिरियर जो कार थी, उसमें इसको पहली बार इस्तेमाल किया। 1 साल के अंदर अन्य कारों में भी इसको तेजी से काम में लिया जाने लगा। बाद में इसका नाम भी बदल दिया गया था। स्पीडो स्टेट की जगह इसका जो नाम है वो हो गया था क्रूज कंट्रोलर। ये गाड़ी को नियंत्रित करता है। लंबे सफर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत सावधानी रखनी होती है, एक रफ्तार में गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए इसकी आवश्यकता थी। पहले ये सुविधा नहीं थी। इसके आने के बाद में गाड़ी की स्पीड तेज कम एक रफ्तार में चला सकते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके बाद में जो मौतें हो रही थी उसमें बहुत कमी आ गई थी एक साथ, इसके लागू होने के बाद में, क्योंकि ये गाड़ी को नियंत्रित करने में सफल था। उसके बाद में यह उस समय तक केवल सुविधा के रूप में काम में लिया जाने लगा, आवश्यकता के रूप में इसको काम में नहीं लिया जाने लगा। बाद में 1963 में इसको जो इन्होंने पेटेंट कराया था, अपना जो कह सकते हैं कि आविष्कार था, जिसको रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाया, उसको बेच दिया था। लेकिन इन्होंने कार्य अपना बंद नहीं किया था, वो अपनी कार्यशाला में लगे रहे, कार्य करते रहे। एक और घटना का जिक्र हुआ है 1973 में, जो पेट्रोलियम निर्यातक अरब देश है, उन्होंने अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया। जो ओपेक्स है उनका संगठन, उसकी तरफ से प्रतिबंध लगा दिया कि अमेरिका को तेल नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी समस्या अमेरिका के सामने एक बार फिर से उत्पन्न हो गई। लेकिन कहा जाता है कि एक सर्वे के अनुसार, आंकड़ों की माने तो एक दिन में 1068 बैरल तेल की बचत अमेरिका में क्रूज कंट्रोलर की वजह से हुई थी, जो जिसका आविष्कार राल्फ टीटर ने किया था। एक सर्वे बताता है कि प्रतिदिन कितना तेल बचता था उस आविष्कार की वजह से। ये 1973 की बात है। बाद में राल्फ टीटर के हाथ काम कम करने लगे, क्योंकि उनको गठिया बाई की शिकायत थी, गठिया रोग हो गया था और उनके हाथ कमजोर हो गए थे, बहुत अधिक काम नहीं कर पाते थे। 1982 में उनका निधन हो गया था, 1982 को। और निधन के 6 साल बाद उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। ये पहले ब्लाइंड थे जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हॉल ऑफ फेम अमेरिका का एक समूह, कह सकते हैं संस्था है, जिसमें जो नामी वैज्ञानिक होते हैं उनको शामिल किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। अब तक इसमें 2 ब्लाइंड पहुंचे हैं हॉल ऑफ फेम में, एक है राल्फ टीटर और दूसरे चिको असाकवा, वो भी इसमें शामिल हुई है, उनको भी सम्मानित किया गया था। तो 6 साल बाद उनकी मौत के बाद में इन्हें शामिल किया गया था, उनके मतलब नाम को, वो तो रहे नहीं। हालांकि गूगल पर इनके जन्म और मृत्यु की अलग तारीख मिलती है, लेकिन जो मैंने बताया वो इनकी जीवनी के अनुसार बताया है, जो कि सही है। गूगल पे अलग है। गूगल पे मैंने देखा कि एक और जीवनी के विषय में मैंने बताया ब्लाइंड को, वो भी अलग लिखी हुई थी, जो कि गलत थी। तो जीवनी के अनुसार डेविड शेयर द्वारा जो लिखा गया था उसके बारे में मैंने बताया, उसके आधार पर राल्फ टीटर के विषय में मैंने आज चर्चा की है। तो ये एक बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत कम लोग इनके विषय में जानते हैं, इनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। तो मुझे लगा कि इनके विषय में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा आविष्कार किया, आज हर गाड़ी में इनका आविष्कार है,
बाद में उसमें हालांकि काफी पहले लीवर होता था खींचने वाला, उससे गाड़ी को नियंत्रित किया जाता था, लेकिन आ, बाद में ये बटन का स्थान इसने ले लिया था और भी बाद में सुधार इसमें होते रहे। आने वाले वैज्ञानिक इसमें काफी सुधार किए, लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल था। अमेरिका के और दूसरे देशों के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय क्रीज और एक्सीलेटर से ही काम चलाना पड़ता था गाड़ी को एकदम से रोकने और उसको स्पीड के लिए, तो बहुत ज्यादा समस्या थी। उसका समाधान राल्फ आर टीटर ने निकाला। आगे फिर मैं कोई नए वैज्ञानिक, नई शख्सियत के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दिव्यांग न्यूज़ स्पेशल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। हम निरंतर लाते रहेंगे दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, न्यायालय समाचार, एआई तकनीकी, खेलकूद, मोटिवेशनल स्टोरी, दृष्टिबाधित शख्सियत, इंटरव्यू, योजनाएं, दिव्यांग संबंधित अधिकार कानून, आंदोलन, राजनीति, अपराध, शिक्षा, रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, पसंदीदा जानकारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।